नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इसकी अब जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारे साथ एयर मार्शल राजेश कुमार मौजूद हैं बात करने के लिए। कैसे पायलट बनते हैं, ट्रेनिंग के दौरान पायलट को क्या क्या सिखाया जाता है, और जब उड़ान के समय जब स्थिति खराब होती है तो पायलट के लिए वो स्थिति संभालने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। तो सर, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मेडे कॉल और ये क्या होता है, जो ये कहा गया पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया है, ये क्या होता है सर? आ, सबसे पहले न्यूज़ 24 का धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेडे कॉल होता है ये एक सिग्नल होता है पायलट की तरफ से एटीसी की ओर कि उनके जहाज़ में कोई ऐसी विपदा आ गई है जिसका उनको तुरंत हल निकालना चाहिए, और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसके लिए उनको किसी भी वश से, अगर जैसे डायरेक्ट लैंडिंग लेनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो एटीसी को समझ में आ जाता है कि बाकी सब जहाज़ों को इधर उधर करके और इसको प्राथमिकता दी जाए। तो मेडे कॉल का जो मकसद होता है वो होता है कि बाहर की एजेंसियां जैसे जो ग्राउंड पे हैं, जैसे एटीसी और बाकी दूसरे जहाज़ भी, उनको ये पता चले कि ये विमान जो है ये विपदा में है और इसको मदद की ज़रूरत है। सर, इसके अलावा सर पैन पैन कॉल भी किया गया, तो ये मेडे कॉल और पैन पैन कॉल दोनों अलग होता है या एक ही चीज़ है? नहीं, इसमें ये काफ़ी अलग हैं। पैन कॉल जो है, पैन पैन कॉल जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें भी विपदा है पर इतनी गंभीर नहीं है। और वो चाहते हैं कि उनको जैसे प्रायोरिटी मिले। तो जैसे अगर किसी वजह से, जैसे विमान का ख़राब मौसम के वजह से कभी कभी जैसे डाइवर्ट किया जाता है जहाज़ को, या कभी ऊपर ट्रैफिक की वजह से काफ़ी देर से पैटर्न में होते हैं, तो हो सकता है कि किसी का फ्यूल स्टेटस जो है वो कम हो जाए, तो उस पे वो पैन कॉल देगा कि भाई मेरे को प्रायोरिटी चाहिए। तो किसी तरह से एटीसी जो है उसको प्रायोरिटी देके और जल्दी लैंडिंग करवा देते हैं। लेकिन मेडे में तो बिल्कुल ही मतलब जहाज़ कंट्रोल में भी है कि नहीं, ये इसी का सवाल पैदा हो जाता है। तो मतलब जैसे अगर किसी हाइट पे इंजन फेलियर हो गया हो और वो उसको, जैसे कोई फ़्लाइट लेवल या कोई ऐसा दिया गया हो उनको, तो अगर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो सबको पता चल जाता है कि ये विमान विपदा में है और अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है, तो बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाते हैं। और पैन पैन की जो है स्थिति मेडे से काफ़ी कम है। सर, जब एक पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग किस तरह की ट्रेनिंग होती है, किन किन बातों को उनको बताया जाता है? क्या ये आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसे एक पायलट को फुल फॉर्म ट्रेनिंग दी जाती है, और उनके पास क्या क्या अनुभव होता है, और जिसके बाद वो बोइंग विमान या एयरबेस जो है उड़ाते हैं वो? जो बेसिक पायलट ट्रेनिंग होती है, चाहे वो मिलिट्री में हो या सिविल में हो, तो सबसे पहले तो जहाज़ को उड़ाने की तकनीक जो है वो सिखाई जाती है, और उसके पीछे जो थ्योरी होती है, जो एरोडायनेमिक थ्योरी होती है, वो सब सिखाया जाता है। रूल्स ऑफ द एयर सिखाए जाते हैं, नेविगेशन कैसे करना है वो सिखाया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट्स पे कैसे फ्लाइंग करनी है, मतलब अगर ख़राब मौसम है उसमें उसमें क्या तकनीक वगैरह वगैरह। तो बेसिक फ्लाइंग जो कि जहाज़ उड़ता है, क्रूज़, क्लाइंब, डिसेंट वगैरह को छोड़ करके, टेक ऑफ लैंडिंग को छोड़ करके, बाकी ये सब तकनीक भी, जो नेविगेशन, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, नाइट फ्लाइंग, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा रूल्स ऑफ द एयर, फिर एयरमैनशिप और इमरजेंसी हैंडलिंग, तो
तो इमरजेंसी हैंडलिंग जो है वो एक किस तरह से किस विपदा से निपटा जाए ये सिखाया जाता है, और सिमुलेटर में भी इसकी बहुत प्रैक्टिस होती है। तो ट्रेनिंग जो है वो पायलट की काफ़ी सख्त होती है, सशक्त होती है, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड को आपको अचीव करना पड़ता है। अगर आप वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाए तो आप अगले स्टेज पे जाते नहीं हैं। जैसे वायुसेना में 3 तरह के स्टेजेस होते हैं, बेसिक स्टेज, एडवांस स्टेज और फिर अप्लाइड स्टेज। तो अगर आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो नेचुरली आप अप्लाइड में नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स उसका पास नहीं करें, तो इसी तरह से हर पायलट ट्रेनिंग की जो का मकसद है कि एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको आप अटेन करें, और वो मिनिमम स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ 30% पास टाइप स्टैंडर्ड नहीं होता है, स्टैंडर्ड 75% से ऊपर ही रहता है। तो मेरे ख्याल से पायलट ट्रेनिंग जो है वो मिलिट्री हो या सिविल हो, दोनों काफ़ी सख्त हैं, और उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं काफ़ी रेगुलेटरी, सिविल में तो रेगुलेटरी बॉडी है, मिलिट्री एविएशन में एकेडमी स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब आपको अचीव करने पड़ते हैं, तभी आप जो है अगली स्टेज पे जा सकते हो और फाइनली एक पायलट बन सकते हो। सर, पायलट ट्रेनिंग की हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि पायलट ट्रेनिंग में आखिर होता क्या है। बहुत कुछ आपने बताया सर। अगर देखा जाए तो सिविल पायलट और फाइटर पायलट दोनों की क्या ट्रेनिंग अलग होती है, और दोनों की ट्रेनिंग जब अलग होती है तो दोनों में अंतर क्या होता है? कई सारे ऐसे संस्थान होंगे हैं जहाँ पर आप जाते हैं डेमो क्लास देने के लिए, नए पायलटों को आप बूस्टअप करने के लिए भी जाते हैं। जब जाते हैं तो बेसिक क्या आप उनको समझाते हैं, दोनों में क्या अंतर है? वैसे नॉर्मली जब हम लोगों से बात करते हैं तो मुश्किल से ही होता है कि फाइटर पायलट और सिविल पायलट एक ही कमरे में हों, क्योंकि उनकी संस्थाएं अलग हैं और सिविल एविएशन की संस्थाएं अलग हैं। कुछ फाइटर पायलट्स ऐसे होते हैं जो कि अगर वायुसेना को छोड़ करके और या रिटायरमेंट ले करके वो फिर सिविल एविएशन में भी आ जाते हैं। लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तकरीबन दोनों की एक समान है, लेकिन जब फाइटर पायलट बनता है तो उसको एडवांस एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसीलिए हमारे पास उसके बाद बेसिक के बाद 2 स्टेज है, एक एडवांस स्टेज है, एक अप्लाइड स्टेज है। तो उसमें वेपन्स ट्रेनिंग, फॉर्मेशन फ्लाइंग और एरोबैटिक्स, ये सब चीज़ें जो हैं जो कि एक सिविल पायलट को सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सिखाई जाती हैं। एयर कॉम्बैट, तो ये सब चीज़ें जो हैं जो फाइटर पायलट की हैं वो अलग हैं। फाइटर पायलट जो है अपने कॉकपिट में अकेला होता है और उसका मकसद लड़ाई करना है, तो वो उस टेक्निक्स को परफेक्ट करता है। किस तरह से उसके रडार, जहाज़ के रडार को इस्तेमाल करना है, किस तरह से वेपन सोल्यूशन लाना है, एयर टू एयर सोल्यूशन हो, एयर टू ग्राउंड सोल्यूशन हो। और जो सिविल एविएशन वाला पायलट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके पीछे जो है 200, 250, 300, 500 पैसेंजर उसके पीछे बैठे हैं। तो उनकी ट्रेनिंग और उनका माइंडसेट एकदम अलग होता है। वो जो है सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का बहुत मायने रखते हैं। मतलब छोटी सी भी त्रुटि अगर सेफ्टी में हो जाए तो उनकी सिमुलेटर ट्रेनिंग भी जो है पास नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़ाइटर पायलट को सेफ्टी की ज़रूरत नहीं होती, उनको भी बहुत ज़रूरत होती है, पर उनकी लिमिट्स जो होती हैं वो अलग होती हैं, और जो सिविल एविएशन की लिमिट्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो सिविल एविएशंस की हम बात कर रहे हैं सर, तो कितने घंटों का उनको उड़ान का अनुभव होता है जो फॉरेन की जो फ़्लाइट को लेकर के वो जाते हैं, या हम लोकल की ही अगर हम अब बात कर लेते हैं। और ये जो दुर्घटना जो भी रिसेंट में अहमदाबाद में हुआ, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या बचाया जा सकता था, या इसको ये कहें कि दुर्घटना है तो दुर्घटना हो ही जाता है? देखिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए ये तो DGCA जो है वो रूल्स प्रोमलगेट करता है। पहले आप अपनी
जो है बेसिक लाइसेंस लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ATPL करना पड़ता है। लाइसेंस का क्या क्राइटेरिया है सर? लाइसेंस के क्राइटेरिया मतलब जो बहुत ही बेसिक लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, उसके लिए 250 घंटे के आसपास चाहिए। लेकिन जैसे ही आप एयरलाइंस की तरफ आते हैं तो आपको ज़रूर 500 घंटे से ऊपर जो है ट्रेनिंग करके और फिर ही आपको एक मौका दिया जाता है को पायलट बनने का, दैट इज़ फर्स्ट ऑफिसर बनने का। तो मेरे हिसाब से जो है एक्सपीरियंस वाइज कोई कमी नहीं थी। और इस दुर्घटना का में क्या किया जा सकता है, अभी बहुत जल्दी है इस बात पर जो है व्याख्या करने की, क्योंकि अभी फैक्ट सारे सामने नहीं आए। जब तक ब्लैक बॉक्स जो है जो एक्चुअली ऑरेंज होता है, वो क्या होता है सर? ब्लैक बॉक्स में क्या क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स में सारे जो जहाज़ के पैरामीटर्स हैं वो जैसे क्या हाइट है, क्या स्पीड है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, और इंजन ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। इंजन के भी इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, RPM, एग्जॉस्ट पाइप टेम्परेचर वगैरह वगैरह, फ्यूल फ्लो, ये सब चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड की जाती हैं। जहाज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जहाज़ों में 250 से भी ज़्यादा पैरामीटर होते हैं, कुछ जहाज़ों में 500 से भी ज़्यादा पैरामीटर होते हैं। तो जहाज़ की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके जो क्या कहते हैं उसका इस्तेमाल और उस पैरामीटर की क्या ज़रूरत है मेंटेनेंस वालों को, इसके ऊपर डिसाइड होता है कि क्या क्या रिकॉर्ड होता है। काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। पूरा फ्लाइट जो है ब्लैक बॉक्स से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और साथ में एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है, तो कॉकपिट में क्या बातचीत चल रही है वो सिंक्रोनाइज तरीके से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाइट के साथ देखा जा सकता है। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया होता है कि उस कॉकपिट में उस टाइम पे क्या हुआ और क्या विकल्प था पायलट के पास, कुछ उसको उसकी कुछ सोल्यूशन निकालने का, या उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था और जो भी वो कर पाया उस चंद सेकंडों में वो ठीक था या नहीं। सर मान लीजिए मैं हूँ और मुझे अचानक पायलट बनने का मन हो गया, तो मैं अगर ट्रेनिंग स्कूल में मैं आपके पास आता हूँ, एक्सपर्ट के पास जाता हूँ, तो शुरुआती स्टेज में मुझे कहाँ से गुजरना होगा, क्या क्या करना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान, किन किन बातों को ध्यान देने के लिए कहा जाता है? आमतौर पर देखिए, अगर पायलट की बात करते हैं तो पायलट भी तो इंसान ही है। तो अगर वो उड़ान के लिए जाता है, हो सकता है घर से कोई परेशानी हो, कई तरह की बाधाएं उसको हो, तो ट्रेनिंग के दौरान मनोवैज्ञानिक तरीके से किस तरह से उससे सुदृढ़ किया जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे वो काम करे। तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक में कैसे उसकी ट्रेनिंग की पार्ट ट्रेनिंग स्कूल में होती है? देखिए, मानसिक तौर पे जो है सबसे पहले जैसे आप मिलिट्री एविएशन में जाते हैं तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसको आपको पास करना होता है। तो मतलब पहले ही स्क्रीनिंग हो जाती है। सिविल एविएशन में पहले ये साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं था, पर अब कुछ वर्षों पहले शुरू हो गया है। तो एक मेरे ख्याल से एक स्क्रीनिंग, एक सिलेक्शन पहले ही वहाँ हो जाता है। और जो मानसिक दबाव है पायलट की ज़िंदगी में, वो भी इंसान है, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी मानसिक तनाव हैं उनको बोला जाता है। वो शुरू में ही ट्रेनिंग में हम इस बात पर ज़रूर एम्फसाइज़ करते हैं कि जो भी आपके मानसिक तनाव हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप ज़मीन पर ही छोड़ दीजिए। उसको अपने साथ फ़्लाइट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट में आपके पास उसका कोई समाधान नहीं है। और जब आप लैंड करें और अगर फिर भी आपको वो तनाव दोबारा याद आए तो फिर उसका कुछ समाधान निकालने की कोशिश करें। लेकिन फ़्लाइट के टाइम पे जो फोकस, जो अटेंशन, जो डिटर्मिनेशन और जो स्किल आपको चाहिए, वो आपने पूरी अपनी उस पूरे समय में देखना है। और फ़्लाइट का ये मतलब नहीं है कि जो ग्राउंड पे है वो फ़्लाइट नहीं है। जैसे ही आपकी फ़्लाइट तब से शुरू होती है जब आप कॉकपिट में स्टेप करते हैं, और जब आप कॉकपिट से बाहर निकलते हैं, स्विच ऑफ करके जहाज़ को हैंडओवर करके, तभी आपकी फ़्लाइट ख़त्म होती है। सर अगर देखा जाए तो
पायलट की जब जैसे आप बता रहे थे शुरुआत होती है मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं से उसे गुजरना पड़ता है, तो कई चीज़ें देखा जाता है, संसाधनों के भी बारे में बताया जाता होगा आपके स्कूल में कि अगर उड़ान के दौरान उन्हें क्या क्या सतर्कता वहाँ पर रखना है और क्या नहीं रखना है। और अगर ग्राउंड लेवल की हम बात करें तो कितने लोग जो हैं जुड़े होते हैं डायरेक्ट पायलट से, और पायलट किन किन लोगों से कलेक्टिव रहता है अपनी बातों को बताने के लिए। देखिए, पायलट ट्रेनिंग में पायलट कई लोगों के संपर्क में आता है। आप ये देखें कि सबसे पहले तो उसको ग्राउंड स्कूल करना है, मतलब जो बेसिक्स ऑफ फ्लाइट है, जो उस जहाज़ के जिसको वो उड़ाने जा रहा है उसके बेसिक्स, उस सब की उसने पढ़ाई करनी है। तो पहले तो वो ग्राउंड इंस्ट्रक्टर्स से के थ्रू आता है। तो ग्राउंड इंस्ट्रक्टर्स उसको थ्योरी समझाते हैं, उनको जहाज़ के बारे में समझाते हैं। और कुछ ग्राउंड इंस्ट्रक्टर्स ऐसे होते हैं जो खुद ही, मतलब जैसे इंजीनियर्स हों या मैकेनिक्स हों, वो जहाज़ के सिस्टम्स के बारे में उनको समझाते हैं। तो इस तरह से उनका इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। फिर वो अपने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर के पास आते हैं और फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जो है उनको समझाता है कि किस तरह से उड़ान भरनी है और क्या करना है, और क्या तकनीक इस्तेमाल करनी है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए फ़्लाइंग के लिए। और फिर जब वो फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर के साथ जहाज़ में बैठकर पहली बार जब वो उड़ान भरने जाता है, तब भी वो जहाज़ को जब वो अप्रोच करता है, देखता है, उसके जो मेंटेनेंस वाले हैं, जो मैकेनिक्स हैं, उनसे उनका इंटरेक्शन बढ़ता है, उनसे वो सवाल पूछता है, सब वो भी उनसे सवाल पूछते हैं। तो इसी तरह ज्ञान बढ़ता है। तो इसी पर एक सवाल और है आपका सर, कि अगर फ़्लाइट अगर उड़ान भरने से पहले, जैसा मेंटेनेंस का नाम आपने लिया, एक एक चीज़ों का बारीकी से जो है चेकिंग यहाँ पर किया जाता है, उसके बाद जब तक ओके नहीं होता है ग्राउंड से तब तक उड़ान के लिए तैयार नहीं होता है। तो क्या इंजन की खराबी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, या मेंटेनेंस टीम की तरफ से क्या ऐसा कुछ छूट रह गई चेकिंग में? ये कहना इस स्टेज पे बहुत मुश्किल है कि क्या त्रुटि हुई है, पर मैं ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि कोई मेंटेनेंस क्रू जानते हुए कि ये चीज़ जो है ठीक नहीं है जहाज़ में, वो जहाज़ को उड़ने नहीं देगा, वो अपनी क्लियरेंस नहीं देगा। सिमिलरली जब जहाज़ स्टार्टअप होता है तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि चेक किए जाते हैं पायलट से। तो अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ पैरामीटर से बाहर है तो वो तुरंत अपनी टेक्निकल टीम को बताते हैं। और कोई भी पायलट या टेक्निकल टीम या कोई मेंटेनेंस टीम कोई ऐसा कदम कभी नहीं उठाती कि जिससे अगर जहाज़ जो है उड़ान भरने में सक्षम ना हो तो उसको किसी तरह से उस उड़ान में भेज दिया जाए, ऐसी मानसिकता किसी के पास नहीं है। और मेरे हिसाब से कोई ऐसा कदम नहीं हुआ होगा जिससे कोई गलती से भी अगर विमान उड़ान में सक्षम नहीं है तो उसको उड़ान पे भेजेगा। सर, ये अहमदाबाद की घटना से पहले भी कई घटना देखने को मिला। इंडिगो के एक विमान जहां भयंकर आंधी आई, आगे से जो है कॉकपिट उसका जो है टूट गया था, कभी विमान के 25 से टकराने की बात आती है। तो इन सब का जो है ट्रेनिंग स्कूल में क्या सिखाया जाता है, पायलट को कैसे बचना है और क्या करना है? देखिए, हर जो सिचुएशन है, बहुत सारी सिमुलेशंस होती हैं। सिमुलेटर पे भी सिखाया जाता है और ग्राउंड पे भी सिखाया जाता है, और फ़्लाइट ट्रेनिंग के टाइम भी समझाया जाता है। क्योंकि जब फ़्लाइट ट्रेनिंग चल रही होती है, जब ट्रेनी विमान उड़ा रहा होता है, तो उसको समझाया जाता है कि अगर वो देखिए वो इस टाइप का जो है क्लाउड इस तरफ है, इसमें मत एंटर कीजिए, इसको ऐसे अवॉइड कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें, हर एक सिचुएशन को सिमुलेट नहीं किया जा सकता, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं वो जल्दी डेवलप हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे वो एयरबस विमान जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, उनकी ज़रूर कोई मजबूरी हुई होगी कि वो उस क्लाउड या उस हेल स्टॉर्म के थ्रू गए और उसको अवॉइड नहीं कर पाए। देखिए,
वहाँ पे माउंटेनस टेरेन है और एक बहुत ही नैरो कॉरिडोर है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ सिचुएशन जल्दी से डेवलप हो गई तो उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि इसमें और कोई जो डिसीजन है दोनों तरफ खतरा है, तो कौन सा खतरा कम है और कौन सा ज़्यादा है, उस हिसाब से एक डिसीजन लेना है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैसेट है फ्लाइंग ट्रेनिंग का भी, और पायलट की जो अपनी स्किल है और जो उसकी कैपेबिलिटी है उसमें डिसीजन मेकिंग एक बहुत अहम रोल निभाता है। सर, इतने साल आपने सेवा दिया और आगे भी सेवा आप दे ही रहे हैं, नए पायलटों को आप बूस्टअप कर रहे हैं। ऐसा कोई अनुभव आपके साथ हुआ इस तरह का जो आपको देखने को मिला, फिर आपने सिचुएशंस को संभाला? अगर ऐसा है तो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। नहीं, एक फाइटर पायलट की ज़िंदगी में तो बहुत ऐसे मौके आते हैं जब जिनको हम क्लोज शेव्स बोला जाते हैं। तो इसी तरह से एक ही बार जब मैं एक बहुत यंग पायलट था तो मिग-21 की विमान उड़ान में एक ऐसे बादल में फंस गया जिसमें से मेरे को लगता था कि निकलना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, हेल हो रही थी और जहाज़ जो था वो थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं था। और उस ज़माने में इतनी एड्स और रेडार वगैरह नहीं होती थी जो बता सकती थी आपको कि यहाँ पे वेदर है। वेदर फोरकास्टिंग भी उस समय थोड़ी सी इतनी एडवांस नहीं थी। तो एक समझने में कि वेदर किस टाइप का है और क्या है, और इनएक्सपीरियंस की वजह से मैं उसमें घुस गया। तो काफ़ी देर तक मैं जूझता रहा उस क्लाउड के अंदर। तो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे हुआ कि मैं उस क्लाउड से बाहर निकला और देखा कि मेरे सामने एक और उससे भी बड़ा एक क्लाउड सामने है। तो उस स्प्लिट सेकंड में मैंने एक डिसीजन लिया कि मैंने मैक्स पावर एंगेज करके और एक बहुत ही स्टीप क्लाइम करके किसी तरह से दोनों को अवॉइड करके और वापस घर आया। तो मेरे को लगता है कि कभी कभी वो स्प्लिट सेकंड में जो मैंने डिसीजन लिया और जो मेरे को वापस घर लाया, हो सकता है कि अगर मैं वो दूसरे क्लाउड में घुस जाता तो शायद कहानी कुछ और अलग होती। तो कभी कभी ऐसे होता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं और आपको जो है अपनी ट्रेनिंग पर और अपने इंस्टिंक्ट पर एक्ट करना पड़ता है। और यही एक लेसन है सबके लिए कि पायलट्स जो हैं वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। उनके वो हमेशा तैयार रहते हैं कुछ ऐसी विपदा के लिए, लेकिन कई बार जो है सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर होती है और उस समय कभी कभार कोई ज़्यादा विकल्प नहीं रहते उनके पास स्थिति को संभालने के। सर, एक आखिरी सवाल, जब ट्रेनिंग स्कूल में पायलट पढ़ते हैं तो उनको रोज़ाना कितने घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या किताबी ज्ञान भी उन्हें दिया जाता है उड़ान के साथ साथ? नहीं, किताबी ज्ञान तो सबसे पहले दिया जाता है और किताबी ज्ञान के बिना आप जहाज़ में घुस गए तो आप ढूंढते ही रहेंगे कि क्या करना है। तो किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जो थ्योरी है किस तरह जहाज़ उड़ता है। आमतौर पर देखा गया है सर कि जब ट्रेनिंग में जो कुछ सिखाया जाता है फील्ड में बिल्कुल ही विपरीत होता है। ट्रेनिंग का पार्ट तो अलग हुआ, विपरीत ही इस तरह का देखने को मिलता है। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि थ्योरी में आपको पढ़नी पड़ती हैं, शायद आपके तुरंत जैसे आप फ्लाइंग कर रहे हैं उसके अंदर वो ना ज़रूरी हो। जैसे अगर आप कार चला रहे हैं तो कार का इंजन किस तरह काम करता है अगर आपको पता नहीं है तो इसकी मतलब इससे आपकी कार चलाने की क्षमता में जो है कमी या घटत नहीं देखने को आएगी। तो लेकिन जब
सिचुएशन, जैसे कार अगर आपका इंजन ख़राब हो गया तो आप साइड में रोक देंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आया कि आपके इंजन में क्या किस तरह काम करता है और किस तरह के फेलियर हो सकते हैं, और उस फेलियर इस तरह के फेलियर में क्या करना है, उस तरह के फेलियर में क्या करना है, तो आप उस स्थिति को कैसे संभालेंगे। तो जो थ्योरी है वो बहुत ही नेसेसरी है बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सारी सिचुएशंस को आपके सामने और उस पर ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती कि इसके अलावा आपके पास और कोई सिचुएशन नहीं आएगी, और भी सिचुएशंस आ सकती हैं। तो आपको जो बेसिक्स जो हैं और उसके ऊपर आप बिल्ड करते हैं अपनी नॉलेज, और फिर अपने एक्सपीरियंस से और भी ज़्यादा बिल्ड करते हैं। तभी तो कहते हैं कि एक्सपीरियंस पायलट जो है, इतना एक्सपीरियंस को होना चाहिए तभी वो कैप्टन बन सकता है। ये इन्हीं वजह से है, क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा आपके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस होगा, उसी तरह आप इन सब सिचुएशंस को जो है ज़्यादा आसानी से हैंडल कर पाएंगे, और आपको विपदा से पहले ही शायद आप भांप पाएंगे कि अभी मेरे पास विपदा आने वाली है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एयर मार्शल राजेश कुमार, जिन्होंने बहुत कुछ बताया कि पायलट को ट्रेनिंग के दौरान किन किन जो है एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है और क्या क्या उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन सबसे अहम बात इन्होंने यह बताया कि ट्रेनिंग का पार्ट तो ठीक होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी समय सिचुएशंस आता है जहां पर आपको ट्रेनिंग से ऊपर यानी अपने अनुभव के साथ साथ खुद को का जो है डिसीजन लेना पड़ता है। कैमरा पर्सन अभयनाथ के साथ पावन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।